Assalamu alaikum. Today we will discuss about biogenesis and abiogenesis. Biogenesis सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बायोजेनेसिस यानी बायोजेनेसिस मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ है, लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो मीन्स लाइफ और इस कॉन्सेप्ट में हर ऑर्गेनिज्म की नस्ल की इर्तिका लाइफ के ज़रिए होती है। ये कॉन्सेप्ट है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। इसमें एक लिविंग थिंग चाहिए होता है एक दूसरे लिविंग थिंग को पैदा करने के लिए। एक लिविंग थिंग के ज़रिए एक लिविंग थिंग पैदा होती है थ्रू रिप्रोडक्शन। ये है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बरखिलाफ जो इसके अपोजिट में जो थ्योरी है वो एबायोजेनेसिस, और ये ज़्यादातर एशियन जो साइंटिस्ट थे उनका कॉन्सेप्ट था। ये हमेशा साइंस में और स्पेशली बायो में जहाँ भी स्टार्टिंग में ए आता है तो ए से मुराद होता है नफ़ी, इनकार करना, नो कहना। तो ए बायोजेनेसिस में आपको समझ में आ गया होगा। ए बायोजेनेसिस का मतलब लाइफ की इर्तिका नहीं होती। तो ये एक एशियन कॉन्सेप्ट था। तो सबसे पहले हम एशियन जो साइंटिस्ट थे, जो पहले के जो रोमन साइंटिस्ट थे, उनके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो पहले के जितने भी साइंटिस्ट थे, स्पेशली जो रोमन साइंटिस्ट थे, अरिस्टोटल जिसको उर्दू में अरस्तू कहते हैं, उसका नज़रिया भी ए बायोजेनेसिस था। वजह क्या थी कि ये लोग ए बायोजेनेसिस पे बिलीव करते थे। आपको ये बात सुनकर हैरत होगी कि 2000 साल तक किसी ने ए बायोजेनेसिस का नज़रिया रद्द नहीं किया। 17वीं सेंचुरी तक, और अरस्तू से लेकर, अरस्तू की ज़िंदगी से लेकर 17वीं सेंचुरी तक किसी ने इस नज़रिए को रद्द नहीं किया। इसके क्या वजूहात थे? सबसे पहली वजह वो कि अरस्तू का नज़रिया क्या था? उनका नज़रिया ये था कि अरिस्टोटल का नज़रिया ये था कि स्नेक्स और फ्रॉग्स जो है वो मड ऑफ लेक से वजूद में आते हैं, यानी कीचड़ जो होता है उससे उनकी वजूद होती है। इसके अलावा इसने एक और नज़रिया दिया कि भाई जो रेड्स होते हैं वो गार्बेज वगैरह से उनकी वजूद होती है, कचरा वगैरह से भी वो पैदा हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर जो फ्रॉग्स वगैरह थे वो वहाँ पे पाए गए थे। तो ये उनका नज़रिया था। इसके अलावा इसने कहा जो फंगस लगता है ब्रेड में, ये भी एक नस्ल की इर्तिका है। तो ये इस वजह से ये तीन उसने कॉन्सेप्ट दिए कि इसके एबायोजेनेसिस के ज़रिए, नॉन लिविंग थिंग के ज़रिए भी लाइफ की इर्तिका हो सकती है। तीन चीज़ों जो उनके पास मौजूद नहीं थे, लैक ऑफ नॉलेज। वो सबसे पहले वो एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे। दूसरी बात, उनके पास वायरस के बारे में या बैक्टीरिया के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थे सही तरह। तो वो हवा में जो एटमॉस्फेयर में जो बैक्टीरिया वगैरह थे उनके बारे में उनको ज़्यादा पता नहीं था। तो इसलिए वो इस नज़रिए के ऊपर बिलीफ रखते थे। फिर 16वीं सेंचुरी में एक साइंटिस्ट आया रेडी के नाम से। उसने 3 एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट करके ये साबित किया कि भाई जो एबायोजेनेसिस का जो नज़रिया है वो बिल्कुल गलत है। हमेशा लाइफ की इर्तिका एक लिविंग थिंग से ही हो सकती है। लिविंग थिंग का होना ज़रूरी है लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। फिर एक और साइंटिस्ट आते हैं, इंग्लिश साइंटिस्ट, 1748 में। वो अलग से फिर वही एबायोजेनेसिस का नज़रिया देते हैं, निज़ाम। फिर इसके बाद 1864 में एक और साइंटिस्ट आते हैं पैस्चर के नाम से। उसने कम्प्लीटली इस नज़रिए को रद्द किया और नज़रिया कायम की कि भाई कोई भी लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग से वजूद में नहीं आता। ये नज़रिया बिल्कुल गलत है। मैं इन सारे नज़रियात को, इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को
یہاں ڈیٹیل سے اس شارٹ ویڈیو میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہر ایک کو باری باری میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اگر آپ کی طرف سے صحیح اس پہ فیڈ بیک آتی ہے تو انشاءاللہ میں الگ سے ایکسپریمنٹس جو پاسچر کے ہیں یا ندھم کے ہیں یا اس کے علاوہ ریڈی کے ہیں، تو میں ان ایکسپریمنٹ کے اوپر الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا، جو کہ 10 سے 15 منٹ کا اس کا الگ سے ویڈیو بن سکتا ہے۔ تو اس شارٹ ویڈیو میں آپ کو سب کچھ نہیں بتا سکتا، کیونکہ شارٹ ٹائم میں سب کچھ بتانا میرے لیے ممکن نہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اس نظریے کے اوپر بلیو کیوں رکھتے تھے۔ نظریے کے اوپر بلیو اس لیے رکھتے تھے کہ ان کو وائرس کے بارے میں جانکاری نہیں تھی، وائرس کے بارے میں ان کو پتہ نہیں تھا۔ تو کچھ لوگ ابھی بھی یہ سوال کرتے ہیں وائرس اگر نان لیونگ تھنگ ہے تو پھر یہ کیسے لائف آگے بڑھاتی ہے، یہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ منتقل کیسے ہوتی ہے؟ تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وائرس کبھی بھی ایٹماسفیئر اور ایئر میں ریپروڈکشن نہیں کرتا۔ وائرس کبھی بھی ایئر اور ایٹماسفیئر میں ریپروڈکشن نہیں کرتا، بلکہ جب وہ لیونگ تھنگ کے اندر آ جاتا ہے، ہوسٹ باڈی کے اندر آ جاتا ہے، تو خود لیونگ تھنگ بن جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہاں پہ ریپروڈکشن کا پروسیس کرتا ہے۔ تو ایٹماسفیئر میں وائرس کبھی بھی ریپروڈکشن نہیں کرتا، کیونکہ وہ نان لیونگ تھنگ ہے، اور نان لیونگ تھنگ کبھی ریپروڈکشن نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پہ یہ بات ابھی ماڈرن جو کنسیپٹ ہے وہ یہاں پہ کلیئر ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز نان لیونگ تھنگ سے وجود میں نہیں آ سکتی۔ اس کے لیے پیرنٹل باڈی ہونا ضروری ہے۔ جب تک ایک لیونگ تھنگ باڈی نہیں ہوگا، کوئی بھی لیونگ تھنگ اپنی نسل کو آگے نہیں بڑھا سکتی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔